तो इस बार का जो पेपर है वो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन हाँ, इस बार जो क्वेश्चन है वो ठीक-ठाक दिए हैं। हमेशा की तरह ही आपने देखा होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके 10-10 मार्क्स के आते हैं और आपके 2 क्वेश्चन 15-15 मार्क्स के आते हैं। तो टोटल हर बार जो है 50 नंबर का जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दृष्टि में मैं भारतीय राज्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शासन की क्लासें जो है लेता हूँ। अब आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि ये एक क्वेश्चन है। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा गया है और क्वेश्चन ब्रिक्स को लेकर है। तो ब्रिक्स वैश्विक शासन में एक शक्तिशाली संतुलनकारी शक्ति के रूप में कार्य करता है और जो वैश्विक दक्षिण की आवाज और प्रभाव को सक्रिय रूप से प्रबल बनाता है। तो एक पॉइंट तो इन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो है ब्रिक्स की जो भूमिका है वो शक्तिशाली संतुलनकारी के रूप में कैसी है। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन में जब हम मेंस के क्वेश्चन को करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अब जैसे आप देखोगे कि अगर मैं बात करूं प्रश्न की जो मांग है या प्रश्न की जो डिमांड है वो क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें ये आ रहा है कि ब्रिक्स वैश्विक शासन में एक शक्तिशाली संतुलनकारी शक्ति के रूप में कार्य करता है। तो जो ब्रिक्स है वो शक्तिशाली की जो भूमिका है कैसे निभा रहा है। वैश्विक दक्षिण की आवाज और प्रभाव को सक्रिय रूप से जो कि प्रबल बनाता है। उसके बाद कह रहा है कि ब्रिक्स की भूमिका को समझाइए कि वह स्वयं को अन्य समूह के विकल्प के रूप में कैसे प्रस्तुत करता है। तो यानी कि ब्रिक्स विकल्प के रूप में कैसे। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 शब्दों में ही हमें लिखना है। और बताने के लिए अब क्योंकि यहाँ पर ये पूछा है कि ब्रिक्स विकल्प के रूप में कैसे हैं, तो थोड़ा बहुत अगर हम सीमाएं 1-2 पॉइंट बताना चाहते हैं तो उसकी चुनौतियां भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है तो वहां पर चुनौतियां भी लिख दी जाती, लेकिन फिर भी क्योंकि आंसर को हमें थोड़ा जो है हल्का सा जो है तार्किक बनाना है तो एक दो जो है चुनौतियां लिखी जा सकती है। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन की जो डिमांड है वो ये कि ब्रिक्स जब आप भूमिका बनाते हो तो भूमिका में थोड़ा सा आप बता दीजिए कि भाई जो ब्रिक्स है इसमें लगभग 11 सदस्य देश हैं और आपने देखा होगा कि अभी लास्ट का ही जो है इंडोनेशिया लास्ट का सदस्य देश बना है। तो जो ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स एक विकासशील देशों का एक बहुपक्षीय संगठन है जो बहुध्रुवता पर बल देता है। ठीक है, और जो ब्रिक्स है वो वैश्विक दक्षिण को जो है यानी कि वैश्विक दक्षिण की जो है आवाज बनकर उभर भी रहा है और पश्चिम देशों की अगर तुलना में देखें तो जो ब्रिक्स है वो एक विकल्प के तौर पर आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो ब्रिक्स के विषय में थोड़ा सा बता दें कि भाई ब्रिक्स में जो है ब्रिक्स को 2009 में स्थापित किया गया था और ये अपने आप में क्या है, ये जो है विकासशील देशों का
बहुपक्षीय संगठन है और बहुध्रुवता का क्या करता है, का समर्थन करता है। तो इस तरीके से हमने थोड़ा बहुत लिख दिया। अब पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि जो ब्रिक्स है वो एक संतुलनकारी भूमिका किस तरीके से निभा रहा है, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर लिखने हैं। अब जैसे आप देखोगे कि ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स में जो है 11 सदस्य देश हैं। हालांकि सऊदी अरब को लेकर थोड़ा सा डाउट है। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया भी हाल में ही जो है 2025 में इसका सदस्य देश बना है। ओके, अब यहाँ पर हमने लिखी है कि इसकी जो संतुलनकारी जो है भूमिका इसमें पूछा है कि ब्रिक्स कैसे संतुलनकारी भूमिका निभा रहा है। तो जैसे आपने देखा होगा कि आप एक पॉइंट तो ये लिख सकते हो कि वैश्विक दक्षिण एजेंडे के रूप में इसकी भूमिका बन रही है। तो वैश्विक दक्षिण एजेंडा कैसे, जैसे अभी आपने देखा होगा कि जलवायु, अगर हम न्याय की बात करें तो जलवायु न्याय का मुद्दा है, एसडीजी का मुद्दा है, सतत विकास लक्ष्य की बात हम यहाँ पर कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पर हम डिजिटल शासन की बात कर रहे हैं। तो यानी कि जो ब्रिक्स है वो एक तरीके से उत्तर और दक्षिण का भेदभाव कम होना चाहिए। तो उस भेदभाव को दूर करने के लिए आपने देखा होगा कि ब्रिक्स जो है, जो वैश्विक दक्षिण के देश हैं उन पर जो है फोकस कर रहा है। तो जैसे जलवायु न्याय के रूप में है, या इसके अलावा सतत विकास लक्ष्य के रूप में है, या हम इसको डिजिटल शासन के रूप में भी देख सकते हैं। अभी हाल में आपने देखा होगा कि जैसे भारत ने G20 का शिखर सम्मेलन हुआ 2023 में, तो भारत ने G20 के शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को विशेष प्रयास किया और अफ्रीकी संघ को यूरोपियन यूनियन में शामिल करवाया था। खैर वो एक अलग चीज है, हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर ये है। दूसरा पॉइंट देखें तो ये अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के लोकतंत्रीकरण पर बल देता है। जैसे लोकतंत्रीकरण का मतलब क्या है, जैसे IMF है या जैसे वर्ल्ड बैंक है, या आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इन संस्थाओं का जो है लोकतंत्रीकरण होना चाहिए, ठीक है, ताकि उत्तर और दक्षिण के भेद को कम किया जा सके। तो ये भी पॉइंट लिखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो ये एक तरीके से बहुध्रुवता पर क्या देता है, पर बल देता है। बहुध्रुवता मतलब अगर हम इसको देखें तो देने कहने का मतलब है कि ब्रिक्स के सदस्य देश ये चाहते हैं कि जो वैश्विक शासन है वो बहुध्रुवीय होना चाहिए। किसी एक देश के पास जो है यानी कि जो है शक्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पश्चिम के जो देश हैं उनका जो साइकोलॉजी है वो यही है कि जो है जो वैश्विक शासन है वो एक ध्रुवीय होना चाहिए। अब यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो चौथा पॉइंट हम रणनीतिक स्वच्छता की बात करते हैं। तो ये रणनीतिक स्वच्छता पर भी बल देता है, यानी कि जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं वो रणनीतिक स्वच्छता का क्या है, समर्थन करते हैं कि भाई रणनीतिक स्वच्छता का मतलब है कि भाई हमारी जो विदेश नीति है वो बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए, और जिस भी देश के साथ हम अपने संबंधों को बढ़ावा देना चाहें तो हम दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि ये पॉइंट आपकी जो है कि किस तरीके से जो ब्रिक्स है वो अपनी संतुलनकारी भूमिका निभा रहा है उत्तर और दक्षिण के गैप को पाटने के लिए, और उसमें कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ब्रिक्स की भूमिका जो है कैसी आ रही है, एक सक्रिय रूप से वो एक तरीके से प्रबल यहाँ पर बना रहा है। अब दूसरा पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पर तो अन्य समूह के विकल्प के रूप में कैसे है वो,
तो पॉइंट यहां पर पूछा है कि ब्रिक्स विकल्प के रूप में कैसे है। तो ब्रिक्स विकल्प के रूप में कैसे है, यानी कि विकल्प के रूप में कैसे है, इसका क्या मतलब है कि वह स्वयं को अन्य समूह के विकल्प के रूप में कैसे प्रस्तुत कर रहा है। तो विकल्प के रूप में कैसे प्रस्तुत कर रहा है। अब जैसे मान लो ये पॉइंट हमें लिखना है, तो आपने देखा होगा कि जैसे एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है। तो आपने देखा होगा कि जैसे पश्चिम में वर्ल्ड बैंक है। तो अगर हम देखें जो पश्चिम के देश हैं, या वर्ल्ड बैंक का विकल्प लिख सकते हैं हम। तो आपने देखा होगा कि वर्ल्ड बैंक का विकल्प है, या हम कह सकते हैं कि आईएमएफ का विकल्प है। तो आपने देखा होगा कि एनडीबी क्या काम कर रहा है, जैसे अवसंरचना को लेकर अगर किसी देश को पैसे की आवश्यकता है, तो आपने देखा होगा कि दुनिया के अधिकतर देश जो है वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते हैं। वहीं पर जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, उन्होंने जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया है। तो सदस्य देशों को जो है इंफ्रा के लिए जो है यहाँ से जो है पैसा दिया जा सकता है। तो एक विकल्प बन रहा है जो है दक्षिण के देशों के पास। फिर आईएमएफ का विकल्प के तौर पे कैसे है, जैसे अगर मान लो कोई मौद्रिक संकट आता है, तो जैसे कई बार कोई मौद्रिक संकट आता है तो जिससे आयात और निर्यात प्रभावित होता है, तो आईएमएफ से ही पैसा लिया जाता है। तो वहां पर ये जो बैंक है एक तरीके से क्या है, मौद्रिक संकट के रूप में भी काम कर रहा है। तो एक तो विकल्प के रूप में हम इस तरीके से देख सकते हैं। दूसरा, जैसे आपने देखा होगा डी डॉलराइजेशन डी डॉलराइजेशन के रूप में, यानी कि डी डॉलराइजेशन के विकल्प के रूप में कैसे, मतलब यानी कि कहने का मतलब है कि जो ब्रिक्स है वो धीरे धीरे इस चीज को आगे बढ़ावा दे रहा है कि भाई अपनी जो लोकल करेंसी है उनके रूप में जो है हमें जो है अपने व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए। और फिर इससे क्या होगा, डॉलराइजेशन जो है कहीं ना कहीं क्या होगा, यानी कि जो डॉलर का जो प्रभुत्व है, डॉलर का जो डोमिनेंस है वो कहाँ होगा, वो इससे कहीं ना कहीं कमजोर होगा। तो इसे भी एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, ब्रिक्स का विस्तार, तो लगभग ब्रिक्स में जो है अगर आप देखोगे कि अगर हम सऊदी अरब को भी इसमें काउंट करते हैं तो लगभग 11 सदस्य देश इसके हो चुके हैं। तो धीरे धीरे जो ब्रिक्स का विस्तार है वो भी इस बात को दिखाता है कि भाई जो ब्रिक्स है वो एक नए विकल्प के रूप में जो है उभर रहा है। ठीक है, लेकिन पॉइंट बात आती है कि अगर हम इसकी कुछ चुनौतियां लिखना चाहें तो थोड़ा सा आंसर हमारा विश्लेषित हो जाएगा। तो चुनौतियां लिख सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि चीन का आर्थिक व्यय जो राजनीतिक प्रभुत्व है, मतलब ब्रिक्स में आपने देखा होगा कि चीन का आर्थिक व राजनीतिक डोमिनेंस बना हुआ है, एक ये कारण है। तो ये इससे कहीं ना कहीं ब्रिक्स कमजोर होता है। दूसरी बात अगर देखोगे तो भारत व चीन के मध्य तनाव, तो ये भी कहीं ना कहीं ब्रिक्स को कमजोर कर देता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ब्रिक्स के सदस्य देशों में एक आंतरिक एकजुटता नहीं है, यानी कि आंतरिक एकजुटता का अभाव है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि हम ब्रिक्स के क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हैं
और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इतना भी कंटेंट अगर हमने लिख दिया है तो ये सफिशिएंट है। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन में हमें ये दिखाना है कि किस तरीके से जो ब्रिक्स है वो संतुलनकारी यानी कि उत्तर और दक्षिण के मध्य संतुलनकारी भूमिका निभा रहा है और एक नई मतलब एक नए विकल्प के रूप में किस तरीके से वो उभर रहा है, लेकिन उसकी अपनी कुछ चुनौतियां भी हैं। इस तरीके से हम आंसर को दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो नया क्वेश्चन है वो ये भी आपका 2026 में आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है आप लोगों को। जैसे ये क्वेश्चन आपका पूछा है कि IPMDA इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए साझेदारी भारत के सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन दृष्टिकोण और क्वाड की सामूहिक इंडो पैसिफिक रणनीति के बीच की खाई को पाटती है। तो ये जो IPMDA है पर केंद्रित रहते हुए इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब इस कथन का हमें समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है, यानी कि इसके पक्ष में भी तर्क लिखने हैं और विपक्ष में भी तर्क लिखने हैं। ठीक है, और किस तरीके से ये हमें थोड़ा सा बताने का प्रयास करना है। अब सबसे पहले तो देखिए इसमें पूछा क्या है, इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है। वो सबसे पहले ये पूछना चाह रहा है कि भाई साहब आप ये बताइए कि ये जो IPMDA है ये क्या है, हमें सबसे पहले तो ये बता दो। यानी कि इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है क्या। ओके, फिर हमें ये बताना है कि ये जो सागर है और जो क्वाड है कि सामूहिक इंडो पैसिफिक रणनीति के बीच खाई को पाटती है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये दूसरा पॉइंट पूछ रहा है कि जो IPMDA है वो कैसे सागर और क्वाड के बीच सेतु का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट इसने ये पूछ लिया है। अब तीसरा पॉइंट ये पूछ रहा है कि जो IPMD है पर केंद्रित रहते हुए इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन। तो ये कैसे काम करता है, इसका हमें समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। यानी कि जो IPMDA है इसके हमें पक्ष में तर्क लिखने हैं और इसके हमें क्या है विपक्ष में, यानी कि इसकी हमें चुनौतियां बतानी है और फिर हमें एक निष्कर्ष दे देना है। तो सबसे पहले तो हम IPMDA ही बताएंगे कि भाई IPMDA क्या है। आपने देखा होगा कि 2022 में क्वाड का जो है टोक्यो में जो है एक शिखर सम्मेलन हुआ था। मतलब कहने का मतलब है टोक्यो क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था और उसमें IPMDA को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात यही है कि हम ये बताने का प्रयास यहाँ पर करेंगे कि भाई ये जो IPMDA क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो IPMDA है, ठीक है, जिसको हम इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस कह रहे हैं, तो एक टोक्यो क्वाड शिखर जो समिट हुआ था 2022 में इसे क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, दूसरा जो IPMDA है इसका उद्देश्य क्या है। आपने देखा होगा कि जो वाणिज्यिक उपग्रह डेटा के माध्यम से
तो वाणिज्यिक उपग्रह डेटा के माध्यम से करना क्या है, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, यानी कि कहने का मतलब है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो रियल टाइम जो मैरी टाइम डोमेन अवेयरनेस है, रियल टाइम तो ये जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो रियल टाइम जो मैरी टाइम डोमेन अवेयरनेस को प्रस्तुत करना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि एक डार्क शिपिंग होती है। क्या होती है? डार्क शिपिंग। या आपने देखा होगा कि जो अवैध फिशिंग होती है, अवैध फिशिंग होती है। तो कई बार जो पानी के जहाज होते हैं, जो एक तरीके से तस्करी वगैरह करते हैं, तो उनका जो एक ऑटोमेटिक जो आइडेंटिफिकेशन जो ट्रांसपोर्टर होता है, वो उसको बंद कर देते हैं, जिससे उनको ट्रैक नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब है कि उनकी ट्रैकिंग की जा सके कि भाई उनकी अवस्थिति, उनकी लोकेशन कहाँ है, ठीक है? तो देन यहाँ पर जो है ये रियल टाइम मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यहाँ पर काम करेगा आपका, ठीक है? तो डार्क शिपिंग का मतलब क्या है कि जो ऑटोमेटिक जो आपका जो सिस्टम होता है जहाजों का, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन जो हम कह सकते हैं ट्रांसपोंडर को बंद कर दिया जाता है, जिससे कहने का मतलब है कि उनकी जो लोकेशन है जहाज़ों की, जो किसी देश के आसपास की होती है, तो वो अ अ, कि वो देश मतलब वो जहाज कहाँ-कहाँ पर है, कौन-सा जहाज समुद्र में कौन-सी स्थिति से होकर जा रहा है, ठीक है? तो खासकर जो तस्करी वाले जो तस्करी वाले जो जहाज होते हैं, वो अपने ट्रांसपोर्टर को जैसे बंद कर देते हैं, तो उनकी ट्रैकिंग नहीं हो पाती है। तो ये जो व्यवस्था है वो इसी वजह से बनाई गई है ताकि उनकी ट्रैकिंग की जा सके और अवैध जो एक फिशिंग होती है, अवैध तस्करी होती है, उसको रोका जा सके। अब उसमें ये व्यवस्था काम कैसे करती है? तो उसका तरीका क्या है? तो उसका तरीका ये है कि जो है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर बनाए गए। इसमें कुछ जो है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है। अब जैसे इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर की अगर हम बात करें, तो जैसे आपने देखा होगा कि एक आईएफसी ओआई यानी कि जैसे एक गुड़गांव में है, जिसको हम क्या कहते हैं आईएफसी आईओआर कैसे कहते हैं। तो एक गुड़गांव में है जो कि भारत में है। तो ये कौन से क्षेत्र को, ये हिंद महासागर क्षेत्र को देखता है। तो इस क्षेत्र में कोई भी अगर इस तरह का जहाज है और उसकी भी अगर उसकी कोई अवैध गतिविधि है, तो वो यहाँ पर जो है ट्रैक की जाती है। फिर एक आपने देखा होगा कि एक आपका जो है दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, जैसे एक जो इस तरह का जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है वो सिंगापुर में है, एक वानुअतु में है, एक सिंगापुर में है और एक वानुअतु में है। तो ये जो सिंगापुर में है ये दक्षिण पूर्व एशिया को देखता है और जो वानुअतु है वो एक तरीके से प्रशांत क्षेत्र को देखता है। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है। फिर से आप समझ लो, तो होता क्या है कि जो जो डार्क फिशिंग होती है, मतलब कहने का मतलब है कि मैंने कहा डार्क शिपिंग होती है, या हम कह सकते हैं कि या फिर जैसे अवैध जो है मत्स्य फिशिंग, यानी कि हम कह सकते हैं जो अवैध फिशिंग होती है, तो उसको रोकने के लिए जो इस तरीके से जो जहाज होते हैं जो तस्करी करते हैं उनको रोकने के लिए ये व्यवस्था है, ताकि जो समुद्री सुरक्षा को जो है बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। कई बार बहुत से जो है
इस तरह के जो जहाज होते हैं वो अपनी ट्रैकिंग सिस्टम को इसलिए बंद कर देते हैं ताकि जो छोटे-छोटे जो देश हैं, तो वहाँ पर उनकी सीमा में जाके वो अवैध एक तरीके से तस्करी कर सकें। अब जैसे क्वाड अगर आप देखो, ये आपको समझ में आ गया होगा और आपने देखा होगा कि क्वाड में कौन शामिल है? भाई ऑस्ट्रेलिया शामिल है, यहाँ पर इंडिया शामिल है, यहाँ पर यूएसए शामिल है और ये जापान शामिल है। और ये जो क्षेत्र है ये आपका क्या दिखाई दे रहा है? इंडो पैसिफिक क्षेत्र है। तो पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि भाई इसका अगर हम मूल्यांकन करें, तो मूल्यांकन अगर हम करें तो भाई सकारात्मक पक्ष क्या है और इसकी चुनौतियां क्या हैं, ये हमें बता के चलना है। अब देखो आंसर में थोड़ा सा मैप भी आप बनाइए, क्योंकि अगर मैप थोड़ा सा बना दोगे तो ये आंसर आपका जो है इफेक्टिव हो जाएगा, तो इससे आपका जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा बढ़िया बन जाएगा। तो आपने देखा होगा कि यह एक तरीके से आईपीएमडी क्या काम कर रहा है, जो है गुड का काम, यानी कि यह है आईपीएमडी एक तरीके से पब्लिक गुड को बढ़ावा देता है, क्योंकि छोटे छोटे जो देश हैं हिंद महासागर में, जैसे सीशेल्स है, मालदीव है, मॉरिशस है, ठीक है, इन देशों को जो है एक तरीके से डेटा उपलब्ध कराता है। तो इससे क्या होता है कि भाई सागर नीति की जो स्वीकार्यता है बढ़ती है और इससे क्या होता है कि क्वाड भी जो है, क्वाड को जो है एक तरीके से चीन के प्रति संतुलनकारी के रूप में देखा जाता है। तो क्वाड भी, एक क्वाड की भूमिका भी क्या बनती है, इससे एक पॉजिटिव बनती है, क्योंकि क्वाड भी भूमिका निभा रहा है। और दूसरा आपने देखा होगा कि भारत की जो इमेज है, जो अंतर्राष्ट्रीय इमेज है, को एक नेतृत्वकारी भूमिका के रूप में मतलब एक तरीके से नेतृत्वकारी भूमिका के रूप में उसकी एक अंतर्राष्ट्रीय इमेज पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पर चुनौतियां पॉइंट क्या आ जाते हैं? चुनौतियां पॉइंट ये है कि जो आईपीएमडीए है वो केवल क्या काम कर रहा है? केवल सूचनाओं का साझाकरण कर रहा है। अब सूचनाओं का जब साझाकरण करता है, यानी कि कहने का मतलब है कि इसका काम प्रवर्तन नहीं है, यानी कि प्रवर्तनीय इन्फोर्समेंट की पावर, यानी कि इन्फोर्समेंट में कोई भूमिका इसकी नहीं है। एक तो पॉइंट ये बन गया, तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा अगर आप देखें तो एक डेटा साझाकरण को लेकर है, जो सदस्य देश होते हैं वो कई बार जो है डेटा साझाकरण नहीं करते। डेटा साझाकरण ना करना, अब इससे जब डेटा का साझाकरण नहीं होगा तो कहीं ना कहीं क्या है, आईपीएमडीए जो है कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो डेटा साझाकरण में संप्रभुता संबंधी कई तरह की जो है कुछ समस्याएं हैं, और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि चीन इसे एक तरीके से एंटी के रूप में देखता है। तो ये तमाम तरह के पॉइंट है, तो कुल मिलाकर इस तरीके से आंसर को लिखा जा सकता है। तो आई थिंक यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर देखें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा जो है 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये 2026 में ही पूछा गया है। मतलब कहने का मतलब 19वें नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन आपके आते हैं। अब ये कह रहा है कि भारत का वैश्विक प्रवासी समुदाय एक जीवंत सेतु की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो वह एक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक और ज्ञान तंत्र भी है और सांस्कृतिक विरासत को विश्व भर में भू राजनीतिक प्रभाव और रणनीतिक सामर्थ्य में रूपांतरित करता है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो हमें समालोचनात्मक क्या है, परीक्षण इसका करना है।
तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी हमें क्या है, कुछ चुनौती वाले पॉइंट तो हमें देने ही हैं। तो आप ये तो जानते हो कि भारतीय जो प्रवासी हैं, तो पहले तो आप ये समझो कि जो प्रवासी भारतीय होते हैं वो कौन होते हैं। भाई प्रवासी भारतीय में एक तो एनआरआई आते हैं, और प्लस जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, तो ये दोनों को मिलाकर क्या बनते हैं, प्रवासी भारतीय, इंडियन डायस्पोरा बन जाता है। तो आज की डेट में अगर आप देखोगे कि इंडियन डायस्पोरा, ठीक है, तो सॉफ्ट पावर के रूप में भारत की अपने आप में एक शक्ति है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आज की डेट में अगर हम भारत की विदेश नीति के रूप में देखें, तो जो इंडियन डायस्पोरा है उसका अपने आप में एक रणनीतिक महत्व है। तो सिर्फ इंडियन डायस्पोरा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये केवल हमारी जो है अ, यानी कि देश के रेमिटेंस के रूप में जो है देश की आर्थिक तरक्की को बढ़ावा देते हैं। आर्थिक तरक्की को तो बढ़ावा देते ही देते हैं, साथ में ये जो है विदेश नीति में एक रणनीतिक महत्व का भी काम कर रहे हैं, यानी कि रणनीतिक भूमिका भी इनकी हो गई है। आपने देखा होगा कि अगर मैं 2024 का मैं अगर माइग्रेशन डेटा देखूं, यानी कि जो वर्ल्ड माइग्रेशन जो रिपोर्ट है उसके अनुसार पूरे विश्व भर में जो भारत के जो प्रवासी भारतीय हैं वो लगभग 3.5 करोड़ के आसपास हैं। अब उसमें बहुत से प्रोफेशनल भी हैं, यानी कि कुछ प्रोफेशनल हैं तो कुछ अकुशल व्यक्ति भी हैं। ठीक है, जैसे खासकर आपने देखा होगा कि अमेरिका की हम बात करें, तो अमेरिका में हमारे जो है कुशल प्रोफेशनल हैं, जैसे आपके आप जैसे प्रोफेसर हैं, आईआईटीएन है, या टेक्निकल हैंड है, ठीक है, या फिर डॉक्टर्स वगैरह हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें इन देशों में जो सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, कुवैत है, तो इन देशों में जो है अकुशल श्रमिक के रूप में प्रवासी भारतीय हैं। खैर, तो कहने का मतलब है कि हमें ये बताने का प्रयास करना है कि भाई जो जितने भी अन्य देशों के जो डायस्पोरा है, जो प्रवासी हैं, तो भारतीय प्रवासी विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है, और इनकी आबादी लगभग 2024 के अनुसार 3.5 लाख, यानी कि 3.5 करोड़ के आसपास है। ठीक है, और ये भारत में अगर हम देखें तो भारत और विश्व के बीच में ये अपने आप में क्या है, एक जीवंत सेतु के रूप में कार्य करते हैं। खैर, इस तरीके से आप एक भूमिका आप बना सकते हो, आप बता सकते हो कि भाई जो है प्रवासी भारतीय का मतलब क्या है। पॉइंट यहाँ पर आता है कि जो प्रवासी भारतीय हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि जो प्रवासी भारतीय हैं वह एक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक ज्ञान तंत्र, यानी कि कहने का मतलब है आर्थिक कारक है, आपका ज्ञान तंत्र यानी कि नेटवर्क है, प्लस सांस्कृतिक विरासत है, तो आर्थिक कारक, ज्ञान तंत्र और सांस्कृतिक विरासत के रूप में वो कैसे भू राजनीतिक रणनीतिक शक्ति के रूप में रूपांतरित हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि किस तरीके से प्रवासी भारतीयों की भू राजनीतिक और रणनीतिक शक्ति के रूप में ये जो है परिवर्तित हो रहे हैं। और फिर इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर एक पॉइंट आपका पूछा है कि भाई इसका
समालोचनात्मक हमें क्या करना है, इसका परीक्षण करना है। तो समालोचनात्मक परीक्षण हम इसका कर सकते हैं कि भाई इसको अगर हम देखें तो हम ये तो बता देंगे कि भाई पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भू राजनीतिक व रणनीतिक शक्ति के रूप में रूपांतरित तो हो रहे हैं, ठीक है, और कैसे हो रहे हैं, और फिर हम इसकी कुछ चुनौतियां बता देंगे कि हाँ भाई कुछ चुनौतियां भी हैं, इस तरीके से। तो आर्थिक कारक के रूप में देख लेते हैं कि भाई आर्थिक शक्ति के रूप में किस तरीके से हैं। अब पहले तो ये देखो, अलग अलग देशों में अगर हम देखें तो हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं वो अमेरिका में भी है सबसे ज्यादा, हालांकि अमेरिका में है, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात में है, और उसके बाद जो अगर देखोगे तो शायद सऊदी अरब में है, ठीक है। ऐसी इनकी लिस्ट है और दुनिया के हर क्षेत्र में भारतीय हैं, चाहे वो आप देखोगे कहीं पर भी, चाहे वो आपका अलग अलग देशों में है, खासकर अमेरिका में जो है सबसे ज्यादा है, यहाँ पर आपका जो है इस क्षेत्र में भी काफी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक आर्थिक शक्ति के रूप में देखें तो आर्थिक शक्ति के रूप में कैसे हैं, अगर हम आर्थिक शक्ति के रूप में देखें तो आपने देखा होगा कि भाई तो ये केवल रेमिटेंस को ही बढ़ावा नहीं देते, बल्कि ये निवेश को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अब कैसे, लगभग आप देखोगे कि 129 बिलियन डॉलर रेमिटेंस के रूप में आया, और ये आंकड़ा कब का है, तो ये आंकड़ा जो है लगभग आप देखोगे कि 2024 का आंकड़ा है कि 129 बिलियन डॉलर जो है रेमिटेंस के रूप में भारत आया, और ये हमारी जीडीपी का लगभग 3.5 यानी कि 3.5% है। ये भारतीय जीडीपी का कितना है, लगभग वो 3.5% है। ओके, आपने देखा होगा कि अगर हम प्रवासी भारतीय देखें तो कुछ प्रवासी भारतीय जो है वो पेशेवर हैं और कुछ अकुशल हैं। जैसे खासकर यूरोपियन देशों में, या हम कह सकते हैं अमेरिका में जो है पेशेवर प्रवासी भारतीय, और जबकि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात या फिर कतर या कुवैत, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अकुशल जो है प्रवासी भारतीय हैं। अब ये क्या काम कर रहे हैं, ये रेमिटेंस के अलावा जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम का बात करें तो स्टार्टअप है, स्टार्टअप के रूप में इनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आप देखोगे एफडीआई के रूप में इनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरह का जो है इकोसिस्टम, या ये भारत में अपना निवेश कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हम लिख सकते हैं। इस तरीके से प्रवासी भारतीय जो है आर्थिक शक्ति के रूप में जो भारत की, यानी कि भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। अब आपने देखा होगा कि मैं अगर ज्ञान नेटवर्क के रूप में बात करूं तो ये ज्ञान नेटवर्क को भी मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो है योग्यता है। तो ये वैश्विक तकनीक नवाचार को भी क्या है, ठीक है, भारतीय मूल के जो वैश्विक तकनीक नवाचार में भारतीय मूल के जो वैज्ञानिक है या इंजीनियर की भूमिका। अब ज्ञान नेटवर्क के रूप में जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, सुंदर पिचाई है या सत्य नाडिला है, ठीक है, सुंदर पिचाई है, सत्य नाडिला है। तो जैसे आपने देखा होगा कि सुंदर पिचाई कौन है, भाई गूगल के हेड सीईओ हैं। सत्य नाडेला कौन है, ये माइक्रोसॉफ्ट के जो है सीईओ हैं। तो आपने देखा होगा कि ये कहीं ना कहीं वैश्विक नवाचार में जो है ज्ञान नेटवर्क को बढ़ावा दे रहे हैं।
तो भारत की स्थिति इससे मजबूत हो रही है। फिर आपने देखा होगा कि दूसरा पॉइंट लिखें, जो ब्रेन गेन है, यानी कि ब्रेन ड्रेन से जो है ब्रेन गेन की तरफ चीजें बढ़ रही हैं कि भाई कुछ लोग प्रवासी भारतीय ऐसे हैं जो वहां से भारत में भी आए हैं, तो ब्रेन ड्रेन हुआ, फिर वहां से ब्रेन गेन हुआ। तो जैसे अगर आप देखोगे बायोकॉन की किरण मजूमदार है, बायोकॉन की किरण मजूमदार, तो ये पॉइंट आपका यहाँ लिखा जा सकता है। और इसके अलावा बहुत से आपने देखा होगा कि जो प्रवासी भारतीय हैं वो भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं। और तीसरा पॉइंट आप जो है स्टार्टअप की बात कर सकते हो, ठीक है, स्टार्टअप को बढ़ावा देना जो टेक्नोलॉजी आधारित है, तो ये पॉइंट लिखा जा सकता है। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा कि अगर मैं सांस्कृतिक विरासत की बात करूं या सांस्कृतिक कूटनीति के रूप में देखें, जैसे भारत का मनोरंजन है, जैसे बॉलीवुड की बात करूं, भाई बॉलीवुड है, भारत का अपने आप में संगीत है, या योग है, या आयुर्वेद है, ये सब सॉफ्ट पावर के रूप में है। तो आपने देखा होगा कि जैसे मैं योगा डे की बात करूं, तो इंटरनेशनल योगा डे, तो कहने का मतलब है कि भारत की स्थिति को मजबूत करता है, तो ये हमारे सॉफ्ट पावर के रूप में है। ये आपने देखा होगा कि भारत के त्योहार हैं, भारत की जो संस्कृति है, क्योंकि हमारे देश के लोग जो दूसरे देशों में जाते हैं वो अपने त्योहार को मनाते हैं, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। तो धीरे धीरे कहने का मतलब है कि प्रवासी भारतीय के रूप में जो भारत की अपनी एक जो वैश्विक इमेज है उसको बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम सांस्कृतिक जो कूटनीति है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है से सॉफ्ट पावर की ओर, या हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक विरासत से सॉफ्ट पावर की ओर। और उसके बाद हम लिख सकते हैं कि भू राजनीतिक प्रभाव, ठीक है, भू राजनीतिक प्रभाव, प्रवासी इसको रणनीतिक सामर्थ्य के रूप में, ठीक है। तो भू राजनीतिक प्रभाव प्रवासी जो है हम कह सकते हैं कि भाई इसका जो प्रभाव है वो प्रवासी रणनीतिक एक तरीके से सामर्थ्य है। कैसे? जैसे आप अमेरिका में देखो, तो प्रवासी भारतीय के रूप में कांग्रेस सदस्य जैसे कमला हैरिस, तो ऐसी अलग अलग देशों में आपने देखा होगा कि जो प्रवासी भारतीय है वो अलग अलग देशों की राजनीति में है, जो भारत की अपने आप में एक रणनीतिक क्या है सामर्थ्य है। अब ये काम क्या करते हैं भाई, भारत के जो फेवर में ये कहीं ना कहीं भारत का जो है पक्ष, क्योंकि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं ये है कि इनसे अपेक्षा की जाती है कि भाई
भारत के पॉइंट ऑफ को यानी कि भारत के पॉइंट को उठाएं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे आपने देखा होगा कि यूएसए भारत एटॉमिक डील, तो इसमें मुख्य भूमिका रही। इसके अलावा जैसे आप देखोगे कि भारत यूएई एग्रीमेंट, हमारे यूएई के साथ कई तरह के समझौते हुए, तो उनमें जो प्रवासी भारतीय हैं इनकी भूमिका काफी रही, प्रवासी भारतीयों की भूमिका रही है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि इनका जो है प्रवासी भारतीयों का भू राजनीतिक और रणनीतिक महत्व है। आपने देखा होगा कि अगर मैं इसी की बात करूं, भारत प्रवासी यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है, हर साल मनाया जाता है। ये किसको दिखाता है? इनकी रणनीतिक सामर्थ्य को दिखाता है। इसके अलावा नो इंडिया प्रोग्राम है, नो इंडिया प्रोग्राम, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें दिखाना है इस क्वेश्चन में कि प्रवासी भारतीय आर्थिक शक्ति के रूप में कैसे हैं, ज्ञान नेटवर्क के रूप में कैसे हैं, सांस्कृतिक विरासत के रूप में वो सॉफ्ट पावर कैसे भारत की मजबूत हो रही है, और एक राजनीतिक भू राजनीतिक और एक रणनीतिक महत्व प्रवासी भारतीय एक रणनीतिक सामर्थ्य किस तरीके से उसका जो है बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हम इस पॉइंट को दिखा सकते हैं। अब बात यहां पर आती है कि इसकी सीमाएं क्या है। सीमाएं भी हैं, जैसे जो ब्रेन गेन है वो आप देखोगे कि भाई निश्चित नहीं है। ब्रेन गेन होगा कोई जरूरी थोड़ी है। तो भारत को आपको यानी कि कहने का मतलब है कि भारत को स्पेशली जो है प्रयास करने होंगे। फिर इसके अलावा आपने देखा होगा कि एकरूपता का अभाव है। एकरूपता का अभाव मतलब एक तरह की आप विदेश नीति प्रवासी के लिए नहीं बना सकती, क्योंकि जो प्रवासी भारतीय हैं जैसे कुशल हैं और अकुशल हैं, तो इसका मतलब भारत को अलग अलग नीति, कुशलों के लिए जो प्रोफेशनल है उनके लिए अलग नीति बनानी होगी, अकुशल के लिए अलग नीति बनानी होगी। फिर आपने देखा होगा कि प्रवासी शोषण है, प्रवासी भारतीय शोषण, जैसे खासकर अरब के जो देश हैं वहां पर हमारे जो भारतीय हैं उनका कई तरह का शोषण होता है, तो ये लिखा जा सकता है। फिर कई बार जो है हम राजनीतिक जटिलता की भी बात कर सकते हैं। राजनीतिक जटिलताएं भी हैं, कई बार राजनीतिक जटिलताएं भी आती हैं। जैसे कनाडा में आपने देखा होगा कि पन्नू वाला मामला था, ठीक है, और इसकी वजह से क्या है भारत और कनाडा के रिश्ते आपस में बिगड़ गए थे। तो राजनीतिक जटिलताएं भी होती हैं। तो ये तमाम तरह के पॉइंट इसमें एक चुनौती के रूप में लिखे जा सकते हैं। ओके, अब पॉइंट यहाँ पर ये कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने दक्षिण एशिया को एक क्षेत्रीय भू क्षेत्र से, यानी कि ये जो क्वेश्चन है अगर आप देखोगे तो ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2026 का क्वेश्चन है। अब आप जानते हो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये कह रहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने दक्षिण एशिया को एक क्षेत्रीय भू क्षेत्र से बदलकर महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के रंगमंच में परिवर्तित कर दिया है। ओके, तो पॉइंट यहां पर यह है कि बीआरआई ने, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने दक्षिण एशिया को महाशक्तियों की
या हम सीधा सीधा लिखते हैं ना कि दक्षिण एशिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। बीआरआई ने दक्षिण एशिया को कैसे प्रभावित किया है। तो एक पॉइंट तो हमारा यही आ गया, ये हमें थोड़ा समझा के चलना है। अब दक्षिण एशिया में भारत की सुरक्षा, प्रभाव पूछ रहा है। अब इसका भारत की सुरक्षा पर प्रभाव क्या है। एक पॉइंट ये पूछ लिया इसने कि भारत की सुरक्षा, फिर क्षेत्रीय प्रभाव, और तीसरा पॉइंट ये पूछा है कि क्षेत्रीय प्रभाव भारत का क्षेत्रीय प्रभाव पर प्रभाव, ये पूछा है। और इनका जो है विश्लेषण कीजिए। तो कुल मिलाकर जो आंसर आपको देना है वो कॉज और इफेक्ट के, क्योंकि जब आप विश्लेषण पूछते हो तो आंसर आपको कॉज और इफेक्ट के रूप में देना होता है। तो यहां पर हमें कहीं ना कहीं भारत की प्रतिक्रिया भी बतानी होगी, और चौथा पॉइंट यहां पर ये बन जाएगा कि भारत की इसको लेकर प्रतिक्रिया क्या है। ठीक है, तो एक संतुलित कॉज और इफेक्ट आपका आ जाएगा, तो हम एक संतुलित वे में इसको देख पाएंगे। अब सबसे पहले तो ये देखो कि भारत की, जैसे भारत बीआरआई ने दक्षिण एशिया को कैसे प्रभावित किया है। तो बीआरआई नीति के विषय में बताइए कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नीति क्या है चाइना की। तो चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नीति है वो एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि एक वैश्विक अवसंरचना और एक संपर्क परियोजना नीति है। तो यहीं से हमने इसको थोड़ा बताना शुरू किया कि भाई इस पॉइंट को ही, कि चीन की जो बीआरआई नीति जो है वो 2023 में 2013 में आई, जो कि क्या है, वैश्विक अवसंरचना व संपर्क, मतलब संपर्क का मतलब कनेक्टिविटी, अवसंरचना का मतलब है कि इंफ्रा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है। अब हो क्या रहा है कि चाइना की जो बीआरआई नीति है वो अपने आप में एक वैश्विक अवसंरचना और एक वैश्विक संपर्क जो है परियोजना है, जिसमें चाइना ये कहता है कि भाई हम पूरे वैश्विक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे, देशों को जो है कनेक्ट करेंगे, ताकि एक वैश्विक स्तर पर डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सके और जो देश हैं उनका भी विकास हो सके। लेकिन आपने देखा होगा कि भाई ये जो चाइना की नीति है वो दक्षिण एशिया में वो सही, माने कि कहने का मतलब है कि ये जो नीति है, जो चाइना की नीति है, वो भू आर्थिक और भू राजनीतिक परियोजना जो है वो बन गई, यानी कि चाइना इसके माध्यम से, चीन इसके माध्यम से क्या कर रहा है, यानी कि कहने का मतलब है कि भू राजनीतिक व भू आर्थिक, तो चीन इसके माध्यम से अपनी भू राजनीतिक और भू आर्थिक व सुरक्षा मजबूती को क्या कर रहा है, मजबूती को बढ़ा रहा है।
भारत का क्षेत्रीय प्रभाव पर प्रभाव अगर हम देखें, तो जैसे आपने देखा होगा कि मैं अगर बात करूं नेपाल की, या मैं बात करूं म्यांमार की, या मालदीव की, तो चाइना अपने प्रभाव को तेजी के साथ जो है बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट, तो यानी कि भारत पे इसका नेगेटिव प्रभाव है। चाइना की आपने देखा होगा कि ऋण जाल नीति है, जिसको डेब्ट ट्रैप पॉलिसी कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि श्रीलंका का जो बंदरगाह वो 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया, तो ये भी जो है इस क्षेत्र में जो है चाइना की उपस्थिति को बढ़ावा दे रहा है। फिर छोटे छोटे जो पड़ोसी देश है उनकी स्वायत्ता पर असर, की स्वायत्ता पर चाइना का प्रभाव। अब पॉइंट यहां पर यह आता है कि फिर भारत कर क्या रहा है। तो भारत की जो प्रतिक्रिया क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि भारत की सागर महासागर नीति है, भारत की पड़ोसी प्रथम नीति है, भारत की आपने देखा होगा कि संपर्क नीति, INSTC है, या त्रिपक्षीय राजमार्ग है, किसके साथ, थाईलैंड के साथ है, भारत का जो है म्यांमार के साथ है, त्रिपक्षीय कलादान मल्टी मॉडल। तो कलादान आप मल्टी मॉडल को लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के पॉइंट लिखे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो भारत की डायमंड नीति है। तो भारत भी क्या है, डायमंड रणनीति, चाइना को घेरने का प्रयास कर रहा है। और इसके अलावा भारत की संतुलनकारी भूमिका, जैसे आपने देखा होगा कि क्वाड है और दूसरी तरफ क्या है, आपका ब्रिक्स है, भारत दोनों का सदस्य देश है। ठीक है, तो प्रतिक्रिया के रूप में ये भी पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हमें क्या बताना है कि BRI ने दक्षिण एशिया को कैसे प्रभावित किया है, क्योंकि चाइना इस जो BRI पॉलिसी के तहत अपनी भू राजनीतिक भू आर्थिक स्थिति को बढ़ावा दे रहा है, जिससे ये क्षेत्र अपने आप में संघर्ष का क्षेत्र बन गया है। दूसरा, भारत की सुरक्षा पर प्रभाव कैसे कैसे है, भारत का क्षेत्रीय प्रभाव पर प्रभाव क्या है, और भारत की क्या प्रतिक्रिया है। तो ये कंटेंट हम यहाँ पर देख सकते हैं, दे सकते हैं। अब इसमें आप लोगों को करना क्या है भाई, जैसे खासकर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो वहां तो जरूर आप मैप बनाइए। ठीक है, और इतना इतना कंटेंट आप लिख दीजिए। ठीक है, तो ये है कि IR में अगर आप थोड़ा सा छोटा सा अगर मैप भी बना देंगे तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो मैप ऐसा नहीं कि भाई मैप कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ एक लोकेशन दिखानी है, तो उससे एक आपका जो आंसर का जो प्रेजेंटेशन है वो आपका बेहतर बन जाता है। ठीक है, तो आंसर में हमेशा बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपका क्वेश्चन के जो है क्वेश्चन का जब आंसर दें तो आंसर आपका जो है कंटेंट जो है वो डिमांड के अनुसार होना चाहिए। क्वेश्चन की जो डायरेक्शन पूछी गई है उस डायरेक्शन में आपको लिखना है, और आपका जो प्रेजेंटेशन है वो आपका बढ़िया होना चाहिए। तो आंसर हमेशा कंटेंट और डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, और साथ में आपके आंसर के प्रेजेंटेशन पे भी डिपेंड करता है। तो ये दोनों चीजें मिलकर आपके आंसर को बेहतर बना देती हैं। ठीक है, तो ये IR के जो चारों क्वेश्चन 2026 में पूछे गए हैं, तो ये मैंने चारों क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं। ओके, चलिए नमस्कार, जय हिंद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।